गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के यानी मनोविज्ञान के अभिगम। मनोविज्ञान के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया, तो उसके परिणाम स्वरूप अभिगम प्राप्त हुए। प्रत्येक अभिगम व्यवहार को स्वयं ने जिस प्रकार देखा समझा, उसी प्रकार उन्होंने स्पष्टता करने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान ऐसा है, मनोविज्ञान ऐसा है। कोई कहता है कि बायोलॉजिकल है, कोई कहता है कि व्यवहारिक अभिगम है। तो उस तरह से जिस मनोविज्ञान ने जिस तरह से मनोविज्ञान को समझा, जिस तरह से देखा, उस प्रकार का उन्होंने स्पष्टता करने का प्रयास किया। कोई भी एक अभिगम मनोविज्ञान को पूर्णतः समझाने के लिए सक्षम नहीं है। यानी कोई ऐसा कहे कि मनोविज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक अभिगमी है, वो अकेला सामाजिक सांस्कृतिक है, ऐसा कह सकते नहीं है। यानी कि पूर्णतः मनोविज्ञान को एक ही अभिगम के साथ जोड़ा जाए वो योग्य है नहीं। तो मनोविज्ञान की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सभी अभिगमों के संबंध में जानना, समझना और संकलन करना तभी आवश्यक है कि कौन से अभिगम है, उसमें क्या क्या समझाया है। धीरे धीरे समय प्रवाह और अलग अलग मुद्दों को प्रभावित होकर ये अभिगम विकसित हुए और मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया। उनमें से कुछ मुख्य अभिगम यहाँ आपको समझने हैं। जैवीय अभिगम। जैवीय अभिगम मीन्स कि मनोविज्ञान के विकास में शरीरशास्त्रियों का विशेष योगदान है, जैसे कि वेबर, फेक्नर, हेल्महोल्ट्ज़ आदि ने मानव व्यवहार को समझने के लिए अपना अध्ययन पद्धतियों और मान्यताओं का आधार बनाया। जैव अभिगम मानव व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति के मूल में स्थित रंगसूत्र, जनिन तत्व, ग्रंथियाँ जो रसस्त्राव, चेता प्रवाह, शरीर की रचना, इंद्रिया, स्नायुतंत्र, कर्मेंद्रिय आदि का आधार लेते। यानी कि मन को समझना है तो मन को समझने के लिए अपनी बॉडी सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहे, ऐसा ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अपने को सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द हो रहा है तो अपने क्या करेंगे? अपना शरीर जो सिर में दर्द है तो सीधा अपने माइंड पे असर होता है। कोई अपने को बोलता है, कुछ बात करता है तो अपने को पसंद नहीं आता, अपने गुस्से हो जाते हैं। तो इसी तरह से सभी बॉडी के रंग सूत्र, शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ है, चेता प्रवाह जो कार्य कर रहा है, स्नायु है, इंद्रिया है, जो भी है वो बॉडी अपना मन पे सीधा असर करता है। इन सभी के अध्ययनों के लिए जीव विज्ञान में उपयोग में ली जाने वाली जो पद्धतियाँ हैं, जैसे कि शल्य शस्त्रक्रिया, विद्युत उद्दीपन, जैव रसायन तथा उनके साधनों का जो उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में अभिगम अत्यंत स्वीकार्य हुआ, स्टार्टिंग में जब मनोविज्ञान के ये अभिगम निकले तब, क्योंकि इसके द्वारा शरीर के अंगों, अवयवों और व्यवहार के जो शारीरिक आधार है उस पर स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई थी। यानी कि जो अपने बॉडी के अवयव है उसके आधार पर अपने को स्पष्ट जानकारी की शारीरिक अंगों आधारों पर, तो व्यवहार के साथ अनुवंश, जनिन तत्व और मस्तिष्क किस तरह संलग्न है ये स्पष्ट होता था। अपने जो व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि अनुवंश मीन्स कि जनिन तत्व तो माता पिता द्वारा बालकों को मिलने वाले जनिन तत्व होते हैं वारसागत में। अनुवंश मीन्स कि माता पिता द्वारा मिलने वाले जो गुण लक्षण है बालकों में जो आते हैं। कहते हैं कि ये तो खुद पापा जैसा ही सेम टू सेम दिखता है, या ये तो मम्मी जैसी ही दिखती है। तो ये सब जो है वो अनुवंश कहा जाता है। और उस तरह से मस्तिष्क, अनुवंश, जनिन तत्व किस तरह से संलग्न है शरीर के साथ और व्यवहार के साथ वो स्पष्ट होता था। प्रत्येक चलन, वाणी आदि को समझा जा सकता था कि व्यक्ति को माथा दुख रहा है, सीधा उसका असर बॉडी पर हो रहा है तो वो गुस्सा हो जाएगा, तो वो व्यवहार में दिखता था। किंतु कुछ आंतरिक अनुभव और कुछ इस प्रकार के व्यवहार को समझने में यह अभिगम असफल हुआ। इस अभिगम के द्वारा मानव शरीर की जो जटिलता है उसके कारण शरीर और मस्तिष्क की संपूर्ण जानकारी प्राप्त न होने से मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार को और मनोव्यापार को समझ नहीं पाया। इसी प्रकार मानव व्यवहार समूह क्रियाओं, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर भी उसका आधार रखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली व्यक्ति की बॉडी में जो अंदर इंटरचेंजेस है उसकी वजह से व्यक्ति व्यवहार करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसपास का माहौल इतना होता है, किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है तो भी उसका असर दिमाग पर पड़ता है। माथा नहीं दुखता है तो भी वो बोलता है कि मुझे माथा दुख रहा है, और उसकी वजह से उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो समाज संस्कृति में रहता है, समूह में रहता है, तो वो आसपास का वातावरण का सीधा आधार उसके क्रियाओं पर पड़ता है। तो ये जैविक क्रियाओं के साथ संलग्न नहीं है। इसी प्रकार ये जैविक अभिगम की ये मर्यादा हो गई कि आसपास का माहौल का जो असर होता है उसकी वजह से वो उसकी एक मर्यादा बन गई। तो ये
उसके बाद आता है दूसरा अभिगम है व्यवहारिक अभिगम। व्यवहारिक अभिगम के प्रणेता वॉटसन नाम के मनोविज्ञान थे। 20वीं सदी में हुए औद्योगिक क्रांति और यंत्र विद्या की बोलाबाल से प्रभावित हुए वॉटसन ने ये सिर्फ व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना है। यानी वॉटसन का कहना ऐसा था कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, व्यवहार। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो व्यवहार कर रहे हो ये, या जो भी क्रिया कर रहे हो तो वो कोई देखता है तो कहता है कि मनोविज्ञान यही विज्ञान है। वो आगे पीछे कुछ देखते नहीं थे। उन्होंने ये अभिगम दिया। व्यक्ति को इसके व्यवहार के द्वारा ही समझा जाना चाहिए। इसमें सिर्फ व्यवहार कोई वस्तुलक्षी ढंग से निरीक्षण किया जा सकने योग्य हो। मतलब ये मनोविज्ञान में चेतना, व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्निरीक्षण पद्धति आदि को अलग रख दिया, ऐसा वॉटसन ने कहा। वॉटसन का व्यवहारवादी अभिगम व्यवहार को उद्दीपक के प्रति जाने वाली प्रतिक्रिया के रूप में परिवर्तित करता है, इसीलिए उसको उद्दीपक प्रतिक्रिया अभिगम भी कहते हैं। तो वॉटसन का यह अभिगम व्यक्ति के बाह्य प्रगट व्यवहार को ही केंद्र में रखता है और अध्ययन करता है। सिर्फ दिखाई दे सके ऐसे प्रगट व्यवहार जैसे कि प्राणी, चेहरे के हाव भाव, चेष्टाएं, शारीरिक हलन चलन को ही व्यवहार मानते हैं। इस अभिगम को व्यवहारिक अभिगम के रूप में जाना जाता है। और ये जो वॉटसन ने जो योगदान दिया उसके साथ साथ उनके उपरांत दूसरे मनोविज्ञान थे स्किनर, ग्रथी और टॉलमैन, उनका भी इसमें योगदान था। तो अलग एक प्रश्न पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे, तो जेबी वॉटसन थे। और उनके अलावा और किसने योगदान दिया, तो स्किनर, ग्रथी और टॉलमैन ने योगदान दिया। व्यवहारवाद में मीन्स व्यवहारिक अभिगम मीन्स कि व्यवहार जिसका आधार व्यवहार है उसे व्यवहारिक अभिगम कहते हैं। आगे का पॉइंट था बोधात्मक अभिगम। व्यवहारिक अभिगम की मनुष्य के व्यवहार की अत्यधिक आंतरिक जानकारी के कारण ज्ञानात्मक बोधात्मक अभिगम विकसित हुए। बोधात्मक अभिगम व्यवहारिक अभिगम द्वारा ही दी जाने वाली मानव व्यवहार की अत्यधिक सरल जानकारी का विरोध किया। कहा कि मानव यंत्र जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो व्यवहार करते हो तो कोई यंत्र जैसा नहीं है कि इसको देखा तो ऐसा ही व्यवहार होगा, तो इस सीधी प्रतिक्रिया दे अथवा तो आदेशों के अनुसार ही क्रिया करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यवहारवादियों के मत अनुसार मनुष्य टेलीफोन जैसा यंत्र है जिसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया दो सिरे दिखाई देते हैं। जैसे कि फ़ोन जैसे अपने लगाते हैं तो वो लगता है तो ऐसी उद्दीपक प्रतिक्रिया दिखती है, सामने वाला फ़ोन उठाता है, वो ऐसा मानव यांत्रिक नहीं है, कोई दोनों के बीच प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। तो ये जबकि बोधात्मक अभिगम के अनुसार मनुष्य कंप्यूटर जैसा यंत्र है जिसमें उद्दीपक की जानकारी अंदर जाती है, अर्थबोध, पृथक्करण जैसी बोधात्मक प्रक्रिया होती है, बाद में फिर प्रतिक्रिया देता है जब अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो अपना माइंड कैसा होता है, अपने सीखते हैं, फिर अब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपने बाहर उसको स्वयं स्फुरित ढंग से वो क्रिया करते हैं, तो वो यांत्रिक नहीं है। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब किसी भी प्रकार की संवेदना का अनुभव की जाती है तब तुरंत ही पहले के अनुभवों के संदर्भ में उसका पृथक्करण करता है, प्राप्त हुई जानकारी की अन्य जानकारी के साथ तुलना करता है। यानी कि अपने पास जो कोई भी वस्तु की समझ अपने ने पहले सीखी तो वो अपने दिमाग में स्टोर होती है, फिर बाद में दूसरी जानकारी मिलती है तो वो अपने स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर आगे उससे अपने सीखते हैं तो अपना व्यवहार उचित करते हैं। तो अपने दिमाग में समझदारी होती है, बोध यानी समझदारी, तो ये अपने यांत्रिक नहीं है, स्वतंत्र विचार शक्ति आती है बीच ये दो प्रतिक्रियाओं के बीच। यानी व्यक्ति दोनों परिस्थिति के बीच सोचता है कि इसे क्या सही है क्या गलत है, तो उसके आधार पर मानव व्यवहार को समझने के लिए बोधात्मक मनोअभिगम कहता है कि स्मृति, विचार, समस्या के उपाय, निर्णय प्रक्रिया ऐसे सभी जटिल परिबल होते हैं कि अपने याद रखते हैं, स्मृति यानी कि समस्या का उपाय करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये सभी उसमें समाविष्ट होता है। मानव व्यवहार से संलग्न शैक्षणिक, बोधात्मक, विकासात्मक परिबलों के संदर्भ में व्यक्ति के मनोव्यापारों को समझना प्रयास किया जाता है। ये बोध यानी मीन्स समझ में आया आपको? बोध मीन्स कि अपने कुछ भी जो भी जानते हैं, समझते हैं, उसको फिर दूसरी बार उसका उपयोग भी करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब। ऐसा नहीं कि सभी जगह वो ही व्यवहार करते हैं, नहीं। जब फॉर एग्जांपल अब आप छोटे थे तब आपने हिंदी लैंग्वेज लिखने का, पढ़ने का सीखा, तो अब कोई ऐसी स्टोर हो गई कि इसमें बोधात्मक शब्द लिखना है तो बोधात्मक कैसे लिखना है, तो वो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जहाँ ज़रूरत हो गई वहाँ वो अपने आप शब्द लिख देगा। तो ऐसा व्यक्ति हर एक क्रिया में करता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि बोधात्मक यानी समझ आ गया।
कोई भी क्रिया, साइकिल चलाना आप सीख रहे हो तो साइकिल कैसे चलानी, तैरना या खाना कैसे बनाना है वो सीख लिया, बोध जानकारी ले ली। पढ़ना कैसे है या तो वो सभी क्रियाएं जो आप जान देते हो, फिर बाद में अपने दिमाग में जब ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल चलाना है तो रोड पे कैसे नियमों का पालन करना है, तो वो सब आप जानने के बाद उसका उपयोग जहाँ जैसे ज़रूरी होता है वहाँ करते हो। आगे का पॉइंट है मनोगत्यात्मक अभिगम। मनोगत्यात्मक अभिगम के प्रणेता सिगमंड फ्रॉइड थे। सिगमंड फ्रॉइड नाम के मनोविज्ञान ने मनुष्य के मन के अज्ञात पहलू, अज्ञात मीन्स की अज्ञात है, व्यक्ति को खुद को मालूम नहीं होता है, पर ऑटोमेटिकली उसका माइंड दूसरा कार्य करता है, तो उसको मानव व्यवहार को गतिशील, प्रेरणा, आवेग संदर्भ में उन्होंने ये सब समझने का प्रयास किया। आगे मैंने आपको समझाया था कि मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हुए अचेतन मन के सिद्धांतों पर आधार के व्यवहार के लिए उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो अचेतन मन मीन्स क्या, अपने जो मन है उसमें, अपना मन है ना वो अभी आप पढ़ रहे हो तो जागरूक है, पर आप कोई पढ़ते पढ़ते कुछ दूसरी क्रिया करने लग जाओगे, मन वहाँ चला जाएगा, तो वो अचेतन मन है। और जागरूक मन कहाँ का क्या काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इस व्यक्ति के व्यवहार के लिए फ्रॉइड कहते हैं कि जो अपने मन में जो दूसरा मन है, अचेतन मन, वो जिम्मेदार है। तो ये संपूर्ण व्यक्ति के लिए आनुवंशिकता और बाल्यावस्था के अनुभव के अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं कि अनुवंश में से जो मिला है, प्राप्त हुआ है, वो अनुवंश मीन्स कि अपने को वारसागत जो मिलता है वो, और दूसरा कि बाल्यकाल में उसको जो अनुभव हुए हैं उसके आधार पर वो व्यवहार करता है। और व्यक्ति के अचेतन मन को उसके व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानकर वो उन्होंने ये मनोगत्यात्मक अभिगम को अध्ययन करने पर जोर दिया। मनुष्य की सुख प्राप्त करने की इच्छा, व्यक्ति की ईड़ा, ईगो, सुपर ईगो, मन के जागृत अजागृत पहलुओं और मनोजातीय विकास के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार को समझने का उन्होंने प्रयास किया। ईड, ईगो, सुपर ईगो मीन्स की इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति के मन में अहम जो अपना अहम होता है ना, कि अपनी ईगो को ठेस पहुंचती है। सुपर ईगो अपना मन है वो जागृत है, उसमें जो क्रिया होती है, और जागृत मन में अपने जो पड़ा होता है, वो सभी इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया। तो उनके मत अनुसार मनुष्य मूलभूत रूप से अनिच्छनीय और अज्ञात प्रेरणाओं के व्यवहार करता है। यानी ऐसा मानते हैं कि अपने जो व्यवहार करते हैं तो अजागरूक मन में जो पड़ा है उसके आधार से व्यक्ति, यानी कि कोई किसी से झगड़ा 5 साल पहले या 10 साल पहले हो गया, या कोई कारण से आपको उन्होंने उनके और आपके बीच, या भाई या बहन, या आपके मम्मी पापा को अपने भाई बहन या कोई भी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और कोई वजह से हो गया है, 5 साल या 10 साल के बाद भी कभी कभी वो उनको याद आ जाता है और उनका व्यवहार उसी टाइप का होता है कि उसने तो हमारे साथ ऐसा किया था। तो ये क्या हुआ, अपने अंदर जो, या अपने को मानो कि भाइयों का 2 बंटवारा होता है तो उन्होंने कुछ न दिया हो बंटवारे में, तो क्या होता है, अपने दिमाग में वो पड़ा होता है ये तो ऐसा ही है। तो 2, 5, 10 साल के बाद भी वो व्यवहार जब उसके साथ किया जाता है तो वर्तन में आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये अज्ञात इच्छाएं पड़ी है, वो पूरी नहीं हुई है, तो वो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये तो इस तरह से व्यक्ति व्यवहार उसके अनुसार करता है। आगे है मानववादी अभिगम। मानववादी अभिगम में मनोगत्यात्मक अभिगम द्वारा बताया गया जो निराशावादी नकारात्मक चित्र के विरुद्ध उन्होंने मानववादी अभिगम का आशावादी और सकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया। वो अभिगम मनुष्य को शक्तिशाली, क्रियाशील और समाज के अनुकूल होकर रहने वाला बताता है। इस अभिगम के प्रणेता अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स, एरिक फ्रॉम आदि का समावेश होता है। मानववादी अभिगम में किसके योगदान है, तो अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स और एरिक फ्रॉम आदि का समावेश होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य भूतकाल और वर्तमान के अनुभवों का पुलिंदा नहीं है। यह अभिगम मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखने वाला, स्व-विकास की इच्छा रखने वाला, विधायक दृष्टिबिंदु वाला दर्शाता है और बताता है कि मनुष्य अपने व्यवहार को निश्चित करने के लिए संपूर्ण स्वतंत्र है। विश्व को देखने का व्यक्तिगत दृष्टिबिंदु उसके व्यवहार को निर्मित करता है। इस प्रकार का अभिगम मनुष्य की निश्चित अच्छे पहलुओं पर स्वतंत्र स्वच्छ दिशाओं पर जोर देता होने से कारण यह मानववादी अभिगम के रूप में जाना जाता है। स्व विकास की इच्छा रखने वाला, खुद के विकास की विधायक दृष्टिबिंदु रखता है और मनुष्य अपने व्यवहार को निश्चित करता है। वो संपूर्ण स्वतंत्र है, विश्व को देखने के लिए भी वो स्वतंत्र है और वो जो चाहे वैसा निर्मित करने का वो सोच रहा है। तो ये अभिगम है वो आशावादी अभिगम के रूप में
जाना जाता है। आगे का पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम। अभी तक के जो अभिगम है ये तो वातावरण अथवा अचेतन इच्छाओं या मनुष्य के व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन मनुष्य के विकास में जो महत्वपूर्ण परिबल कहा जाता है वो समाज है, संस्कृति है, उसकी भी अवगणना नहीं की जा सकती है। इसकी तरफ तो ध्यान किसी ने दिया ही नहीं। तो सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मनुष्य के व्यवहार के लिए आसपास के सामाजिक परिबल इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो मनुष्य अच्छे या बुरे व्यवहार के लिए उसका वातावरण जिम्मेदार होता है। व्यक्ति के व्यवहार के लिए उसका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, कक्षा, स्तर, भूमिका जिम्मेदार होती है। समाज में जो जैसे समाज में रहता है वैसा वो सीखता है, जैसे माहौल में रहता है वैसा सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आसपास के इलाकों में चोरी, लूटपाट, डकैती, ऐसे जो इलाके में बच्चे पलने वाले हैं उनको चोरी, लूटपाट, डकैती उनको वो पाप या गुनाह लगता नहीं है। तो ये वो माहौल ऐसा ही होता है, इसीलिए वो ऐसा लगता है। तो ये हुए आपके मनोविज्ञान के अभिगम। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आप देखेंगे मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र। क्षेत्र मीन्स कि कौन से क्षेत्रों में, कौन से विभाग में मनोविज्ञान ने अपना योगदान दिया है। तो आगे का पॉइंट बाद में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।